Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is feminism, and I will discuss about its different ideologies and beliefs in this video. Furthermore, we will analyze its definition, its movements and waves, as well as its types and aspects in English literature. So let me explain its definition first. If we talk about feminism, feminism is a collection of movements and ideologies aimed at defining, establishing, and defending equal political, economic, and social rights for women. अगर हम स्पेसिफिकली फेमिनिज़म की इस थेरी की बात करें तो ये एक ऐसी क्रिटिकल थेरी है जो विमेन और मैन के इक्वली राइट्स पर बात करती है, जो विमेन राइट्स को मैन राइट्स के इक्वल करा देती है और सोसाइटी में विमेन को भी उतना ही दर्जा देती है जितना कि मैन को या उसके मेल मेंबर्स को हासिल है। तो अगर हम बात करें फेमिनिज़म की तो इसमें ना सिर्फ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल राइट्स बल्कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के राइट्स पर भी बात की जाती है। और अगर स्पेसिफिकली हम एक फेमिनिस्ट की बात करें तो एक फेमिनिस्ट की डेफिनेशन ये होगी कि अ फेमिनिस्ट एडवोकेट्स और सपोर्ट्स द राइट एंड इक्वालिटी ऑफ वुमेन। एक फेमिनिस्ट जो है वो फेमिनिज़म की थेरी में अपना रोल प्ले ये करती है कि एक फेमिनिज़म की थेरी को लेकर चलने वाला इंसान जो विमेन और मैन की इक्वल राइट्स पर बात करता है, जो विमेन राइट्स को एडवोकेट करता है, उसको हम फेमिनिस्ट कहते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, लेट या अर्ली 20th सेंचुरी में चले जाएं, या हम मिडीवल यूरोप की पास्ट हिस्ट्री को देख लें, वेस्टर्न हिस्ट्री को, 19th सेंचुरी की हिस्ट्री को देख लें, फ्रांस और जर्मनी में या यूएस या ब्रिटेन में, तो हमें ये देखने को मिलता है कि फेमिनिज़म से पहले वुमेन की जो लाइफ थी, उस माशरे में औरतों की जो लाइफ थी वो किस तरह थी। अब उस सोसाइटी में जो एक लिमिटेड डोमेस्टिक स्फेयर में औरतों को पार्टिसिपेट करना होता था, उनकी कोई पब्लिक लाइफ नहीं थी, प्राइवेट लाइफ में भी उनकी इवन उनको अपने ही चिल्ड्रन की अपब्रिंगिंग्स को कंट्रोल करने का कोई राइट नहीं था, या फिर कुछ हाउस होल्ड्स में उनको अपने ही घर के अफेयर्स को कंट्रोल करने का उस तरह से राइट नहीं था जिस तरह एक मर्द को था। और अगर अभी भी हम कुछ पार्ट्स में देख लें, अभी भी कुछ इस वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स कुछ जगहों पर देख लें, तो अभी भी ये सिस्टम अभी तक कायम है। और इवन लेट 20th सेंचुरी तक हम ये चीज़ देखने को मिलती है कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के कुछ पार्ट्स में औरत को वोट कास्ट करने का भी राइट नहीं था। एक औरत जो है वो अपनी एक अलग से प्रॉपर्टी को ऑन नहीं कर सकती थी जब तक उसका कोई लीगल एजेंट, कोई ब्रदर, हस्बैंड या फादर उसके साथ उसको रिप्रेजेंट ना कर रहा हो सोसाइटी के अंदर। वो खुद से सोसाइटी के अंदर अपनी एक आइडेंटिटी नहीं क्रिएट कर सकती थी, अपनी एक खुद को एक्नॉलेज नहीं करवा सकती थी, और वो खुद सोसाइटी में अपने तरीके से मूव नहीं कर सकती थी। अब अपनी फर्दर मूवमेंट्स को एलैबोरेट करने से पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट आपके सामने रखूँगी जो फेमिनिज़म से मिलता जुलता है, और इस कॉन्सेप्ट फर्दर मूवमेंट्स को समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। और ये कॉन्सेप्ट है एगैलिटेरियनिज़म का कॉन्सेप्ट, जिसके पायनियर है जॉन लॉक। अब ये एक फ्रेंच टर्म ईगल से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है इक्वल। और इस अप्रोच का मेन आइडिया क्या है? इस अप्रोच का मेन आइडिया ये है कि नेचुरल इक्वालिटी जो कि एक मेल मेंबर और एक फ़ीमेल मेंबर के दरमियान है, कि वो उन दोनों को सोसाइटी में या सोसाइटी के जो भी मेंबर्स हैं उनको उतने ही इक्वल राइट्स मिलने चाहिए जैसे कि जितने किसी दूसरे सोसाइटी के मेंबर को मिल रहे हैं। और इसको हम इक्वलिटेरियनिज़म भी कहते हैं, जिसमें हम एक इक्वल और अनबायस्ड अप्रोच देखते हैं सोसाइटी के मेंबर्स के दौरान। अब इस कॉन्सेप्ट को फेमिनिज़म की थ्योरी भी आगे लेकर चलती है, और आगे अब जो डिफरेंट मूवमेंट्स आती हैं वो सब इस कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलती हैं। अब जैसे कि पीछे हमने देखा कि विमेन वर रिस्ट्रिक्टेड टू एनीथिंग बिफोर फेमिनिज़म इन मिडीवल यूरोप, तो उस एक मकसद को लेकर, उस एक पर्पस को लेकर ये कुछ मूवमेंट्स जो हैं आगे वर्क करती हैं वुमेन की बेटरमेंट के लिए उस सोसाइटी में, फेमिनिज़म के एक मोटो को जो साथ लेकर चलती हैं। उसमें सबसे पहली जो हमारे पास मूवमेंट आती है वो है द सफ़्रेज मूवमेंट। द सफ़्रेज मूवमेंट का जो मेन पर्पस था, जो एक एम था, वो था वुमेन को कॉमर्स, प्रोफेशन और डिफरेंट ट्रेड्स सेंटर्स में वुमेन की पार्टिसिपेशन को सिक्योर करना। और इसमें हमारे पास जो मेन एक उनका पर्पस आता है वो ये है कि वुमेन को वोट कास्ट करने की परमिशन अलाउ करना।
अब इसमें जब हम द सफ़रेज मूवमेंट को देखते हैं तो इसको द सेनेका फॉल्स कन्वेंशन भी कहा जाता है, और ये न्यूयॉर्क में जुलाई 1848 में वुमेन्स राइट के मुताबिक इस एक डिबेट हुई। और इसकी अगर हम फाउंडर्स की बात करें तो लुक्रीशिया मॉट और मार्था राइट, मॉट सिस्टर्स, इसकी फाउंडर्स हैं। अब अगर हम इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करें तो इसके जो स्पेसिफिक पॉइंट्स थे वो एक पॉइंट जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एक इसका मकसद था कि ट्रेड, प्रोफेशन और कॉमर्स में वुमेन की पार्टिसिपेशन को सिक्योर करना और उसको वोट कास्ट करने का हक दिलाने की बात करना। और जो दूसरा इनका एक मोटो था, एक पर्पस था कि ऑल मैन एंड वुमेन क्रिएटेड इक्वली। अब इस मकसद को आगे लेकर ये मूवमेंट चलती है, लेकिन इस मूवमेंट का एक शॉर्ट कमिंग था और उस शॉर्ट कमिंग को नेक्स्ट मूवमेंट में मैं बताऊंगी। नेक्स्ट जो हमारे पास एक पॉइंट आता है वो सोजर्नर ट्रूथ का पॉइंट है। सोजर्नर ट्रूथ जो है वो एक हम कह सकते हैं कि एक्टिविस्ट थी और एक एवोल्यूशनिस्ट थी। एवोल्यूशनिस्ट का मतलब ये है कि वो उस टाइम जिस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रही थी वो थी टू एंड स्लेवरी। उनकी मूवमेंट जो थी वो स्लेवरी को एंड करने, स्लेवरी के ख़ात्मे के लिए थी, ग़ुलामी के ख़ात्मे के लिए थी, क्योंकि वो ख़ुद एक ऐसे ही सिस्टम में पैदा हुई थी। और शी कंटिन्यूड टू स्पीक आउट फॉर द राइट्स ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। कोई ऐसा जो वो फेमिनिस्ट नहीं थी, लेकिन उनकी एक स्पीच बहुत फेमस गई, एंट आई अ वुमन। और उनकी ये स्पीच इसलिए फेमस गई क्योंकि द सफ़रेज मूवमेंट, इससे पहले मैं जिसकी बात कर रही थी द सफ़रेज मूवमेंट की, कि उन्होंने फेमिनिज़म के लिए वर्कआउट किया और उन्होंने आवाज़ उठाई औरतों के हकूक़ के लिए और औरतों को वोट कास्ट करवाने के लिए। तो वहाँ पे मैंने एक बात की कि उनकी एक ऐसा पॉइंट था जो एक्सेप्टेबल नहीं था, और वो पॉइंट ये था, वो शॉर्ट कमिंग उनकी थेरी की ये थी, उनकी मूवमेंट की शॉर्ट कमिंग ये थी कि वो सिर्फ वाइट वुमेन, जो वहाँ पे अमेरिकन वुमेन थी, उनके लिए आवाज़ उठाते थे। उन्होंने ब्लैक वुमेन या उनके हकूक़ के लिए, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन के हकूक़ के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। ये उनकी सबसे बड़ी, हम कह सकते हैं, एक फॉल्ट था उनकी मूवमेंट का। सोजर्नर ट्रूथ जिस तरह से के सिस्टम में पैदा हुई थी, एक स्लेवरी के सिस्टम में पैदा हुई थी, तो ये एक एवोल्यूशनिस्ट थी। इन्होंने इनकी जो मूवमेंट थी वो वर्क करती थी। एवोल्यूशनिस्ट का मतलब है कि इनकी जो मूवमेंट है वो स्लेवरी के ख़ात्मे के लिए, ग़ुलामी के ख़ात्मे के लिए वर्क करती थी। अब जो प्रीवियस मूवमेंट थी उसने क्योंकि जस्ट वाइट वुमेन को कंसीडर किया, वाइट वुमेन के राइट्स को कंसीडर किया, लेकिन दिस मूवमेंट इज़ फॉर ऑर्डिनरी वुमेन। ये जो मूवमेंट थी, जो सोजर्नर ट्रूथ की मूवमेंट थी, इसने ऑर्डिनरी वुमेन को एड्रेस किया। इसने लिवरपूल में या स्लम्स में रहने वाली ऑर्डिनरी वुमेन या वर्किंग क्लास को या स्लेव वुमेन्स को एड्रेस किया और उनके हकूक़ के बारे में भी बात की। सोजर्नर ट्रूथ ने इस चीज़ के लिए अपनी वॉइस रेज़ की। अब अगर हम देखें इनकी स्पीच को, 1851 में इन्होंने एक बहुत मशहूर स्पीच दी, एंट अ वुमेन, जिसमें इन्होंने बात की कि अगर वुमेन्स राइट कन्वेंशन की बात होती है और उसके बारे में लोग कहते हैं, जब उसको प्रमोट कर रहे होते हैं कि जो कैरेजेस में डिफरेंट औरतें होती हैं उनके हेल्प आउट करने के लिए मर्द जो है वो सीट खाली कर देते हैं, तो वो कहते हैं कि ये ऐसा सिर्फ वाइट वुमेन के साथ अगर होता है तो होता है, ऐसा कहीं पर भी जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जो थोड़ी निचले तबके की औरतें हैं, या जो वी कैन से लोअर क्लास से बिलोंग करती हैं, उनके लिए ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाता। अब वक्त थोड़ा सा आगे जाता है और जो एक पेंडिंग सिविल वार थी वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ पर जो उनकी अटेंशन जो थी, अथॉरिटीज़ की अटेंशन जो थी, वो उस पेंडिंग सिविल वार की तरफ डाइवर्ट हो जाती है और अब फॉर द टाइम बीइंग जो सफ़रेज मूवमेंट है वो ब्लर हो जाती है, उस पर से लोगों की कंसंट्रेशन, जो लोगों का ध्यान हट जाता है। जब यहाँ पे कुछ टाइम चला सिविल वार का और फिर अमेंडमेंट्स स्टार्ट होना शुरू हुए, और जब वहाँ से थोड़ा सा एक रिलीफ मिला पब्लिक को भी और अथॉरिटीज़ को भी, तो फिर जो सफ़रेज मूवमेंट है वो दोबारा से सरफेस पे आ गई और उन्होंने उसके बाद फिर ऑलमोस्ट 70 ईयर्स तक इंटरनेशनल फेमिनिज़म को डोमिनेट किया और सफ़रेज मूवमेंट ने, और बिलाखिर वो अपनी इस पर्पज़ में कामयाब हुए। लेकिन उस कामयाबी तक भी बहुत एक स्ट्रगल है, एक सफ़र है, और कुछ ऐसे उनके पॉइंट्स भी हैं जो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, जिनमें एक पॉइंट ये भी था कि वो ब्लैक वुमेन को कंसिडर नहीं करते थे। उसके बाद जो एक बहुत प्रोमिनेंट नाम आता है हमारे सामने, वो सूज़न बी एंथनी का है।
सुजन बी एंथनी, जो हम सफ्रेज मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि जो उनके पायनियर थी मॉड सिस्टर्स, अब इसको बाकायदा एक एसोसिएशन बनाने में जिनका हाथ है वो सुजन बी एंथनी और स्टैंटन है। इन्होंने 1869 में द सफ्रेज मूवमेंट को एक बाकायदा नेशनल वुमेन सफ्रेज एसोसिएशन में कन्वर्ट किया। अब इन्होंने जब बात की तो जब अमेरिकन सिविल वार की तरफ से एक रिलीफ मिल गया तो इनको लगता था कि अब जो 15 अमेंडमेंट होगी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें इस चीज़ को हिस्सा बनाया जाएगा, इसमें मेंशन किया जाएगा वुमेन राइट को, वुमेन राइट फॉर वोट को, सॉरी। तो अब इस अमेंडमेंट में भी इसको मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह तो एक ये थी कि जो एबोल्यूशनिस्ट थे, जितने भी एक्टिविस्ट थे जो स्लेवरी के खात्मे के लिए काम कर रहे थे, जिनमें हमने पढ़ा पहले ट्रूथ के बारे में भी, तो उन्होंने इसके ख़िलाफ़ जो है वो इसको क्रिटिसाइज़ किया और इसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाई और इसको रिजेक्ट किया, क्योंकि इनका जो मोटो था या इनकी जो टीचिंग्स थी वो बिल्कुल भी जो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी उनको निगलेक्ट कर रही थी। इसके अलावा लोअर क्लास को और फॉरेनर्स को जो और जो वुमेन ऑफ स्लम थी उनको भी इनकी जो टीचिंग्स थी, इनके जो रूल्स थे वो निगलेक्ट कर रहे थे। अब इन्होंने जो सुजन बी एंथनी की जो ये एसोसिएशन थी, इन्होंने जब अपने पॉइंट्स अमेंडमेंट के लिए दिए तो उनमें वाज़ेह तौर पे एक पॉइंट ये था कि वो जो वोट्स का हक है वो किन के लिए मांग रहे हैं, वो लिटरेट वुमेन, अमेरिकन बॉर्न, मिडिल क्लास वुमेन और ऐसी वुमेन जो फॉरेनर्स नहीं हैं, ये उनके लिए वो हक मांग रहे हैं, जो कि फिर 15 अमेंडमेंट का हिस्सा ना बन सका ड्यू टू डिफरेंट हिंड्रेंसेस और ऑब्स्टेकल्स में से। अब वक्त गुजरने के साथ यूँ हुआ कि एक तरफ फेमिनिस्ट मूवमेंट थी और एक तरफ नेशनल कन्वेंशन ऑफ द वुमेन्स ट्रेड यूनियन लीग थी। अब जो वुमेन्स ट्रेड यूनियन लीग थी वो इसलिए बनी कि जो फॉरेनर्स हैं, जो एक टोटली डिफरेंट एक्सेंट के साथ वहाँ पे रहते हैं, जो ऐसे वुमेन हैं जो वर्किंग क्लास से बिलोंग करती हैं और जो स्लम्स में रहती हैं और वहाँ पे जो वेजेस, डेली वेजेस पे काम करती हैं, उन वुमेन के लिए और उन वुमेन के उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए वहाँ पर जो एक न्यू कन्वेंशन आई वो वुमेन्स ट्रेड यूनियन लीग थी। अब क्योंकि फेमिनिस्ट मूवमेंट जो एक तरफ सफ्रेज मूवमेंट चल रही थी वो इन वुमेन के हक़ में बात नहीं करना चाहती थी और जो वुमेन्स ट्रेड यूनियन लीग थी वो इनके हक़ में बात कर रही थी, तो इस तरह ये एक दो डिस्क्रिमिनेशंस पैदा हो गई, दो डिफरेंट मूवमेंट्स चल रही थी एट अ टाइम। अब क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी आयरनी है कि जो फेमिनिस्ट मूवमेंट थी, जो फेमिनिज़म की एक मूवमेंट चल रही थी, वो औरतों के हकूक़ के लिए तो बात कर रही थी, लेकिन वो थ्रू आउट द पॉपुलेशन, एक पूरी कंट्री की पॉपुलेशन के लिए वो बात नहीं कर रही थी। ये भी एक आयरनी है कि औरतों के हकूक़ के लिए तो बात कर रही थी, लेकिन सब औरतों के हकूक़ के लिए बात नहीं कर रही थी। जस्ट अपनी जो अमेरिकन, जो वाइट और जो वहाँ की नेटिव्स थी, जब जस्ट उनके लिए बात कर रही थी। तो अ डिस्टिंक्शन वॉज जनरेटेड बाय सफ्रेजिस्ट बिटवीन वाइट एंड ब्लैक वुमेन। और जो वर्किंग क्लास वुमेन थी, दैट अनवांटेड बेसिक राइट्स ऑफ वेजेस रादर देन प्रॉपर्टी राइट्स, क्योंकि उनको तो खाने की सिर्फ पड़ी हुई थी उस टाइम कि उनको डेली वेजेस पे वो काम करती थी, उनको अपना पेट पालना था, तो उनको उनकी ऐसा कोई प्रॉपर्टीज़ थी नहीं कि वो प्रॉपर्टी राइट के लिए लड़ती। तो इस वजह से उनके और फेमिनिस्ट मूवमेंट के दरम्यान डिस्टिंक्शन क्रिएट हो गया था। और दूसरी तरफ एंथनी के बारे में जब हमने बात की, सुजन बी एंथनी के बारे में, जिन्होंने एक बाकायदा एसोसिएशन की बुनियाद रखी, उन्होंने शी कम्प्लीटली रिफ्यूज़ड टू फाइट फॉर वर्किंग क्लास वुमेन। उन्होंने कम्प्लीटली वर्किंग क्लास वुमेन के लिए फ़ाइट करने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पर फिर एक ये डिस्टिंक्शन पैदा हुई थी। अब एक और एक्टिविस्ट जो हमारे सामने आती हैं वो है एमा गोल्डमैन। ये एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट थी और इन्होंने वुमेंस राइट को, ओवरऑल वुमेंस राइट के बारे में ये इन्होंने बात की और ये इन्होंने फ़ाइट की, जिसमें उन्होंने हर क्लास को इंक्लूड किया। और इन्होंने इनकी जो एक सफ्रेज मूवमेंट थी उस पर भी इन्होंने क्रिटिसिज्म किया, उसको भी इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। इनका अपना फोकस क्या था, इनका अपना जो एक थेरी है उसका क्रक्स क्या था कि वुमेन शुड बी फ्री फ्रॉम डोमेस्टिक मिथोलॉजी अकॉर्डिंग टू दैम। इनके मुताबिक एमा गोल्डमैन और इनकी जो फॉलोअर्स थी उनके मुताबिक वुमेन would gain their freedom only by refusing the right to anyone over her body, by refusing to be a servant to God, the state, society, the husband, the family, etc.
उनके मुताबिक वुमेन जस्ट तब लिबरेट हो सकती है और जस्ट तब फ्रीडम पा सकती है जब उसको कोई घरेलू हथकड़ियाँ ना लगी हों जिसमें वो जकड़ी हुई हो, उसको कोई डोमेस्टिक मिथोलॉजी में वो चेन में वो वहाँ पर जकड़ी हुई ना हो। ये उनका मेन फोकस था उनकी मूवमेंट का, एमा गोल्डमैन और उनके फॉलोअर्स की। इस तरह उनकी एक फॉलोअर, उनकी एक कंपेनियन शार्ल्स पर्किंस, वो जब बात करती हैं वुमेन इन इकनॉमिक्स में 1898 की उनकी जो एक वर्क है, उसमें वो इंसिस्ट करती हैं वुमेन को कि उनको वो तभी लिबरेट हो सकती हैं जब वो डोमेस्टिक मिथोलॉजी से अपने आप को आज़ाद करवाएंगी। एमा गोल्डमैन की जो एक एक्सट्रीम डिमांड थी डोमेस्टिक मिथोलॉजी को, इसको स्टैंटन और सूजन बी एंथनी ने क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन इसके बावजूद भी, इस सब क्रिटिसिज्म के बावजूद भी, वो एक वोट का जो राइट है उसको सिक्योर, वुमेन के लिए उसको सिक्योर नहीं कर पा रही थी। उस चीज़ में वो बार बार फेलियर का सामना कर रही थी। अब इसी की अगर हम बात करें मूवमेंट की, तो ये मूवमेंट जो एक ब्रिटिश स्टेट में चल रही थी, इसको एलिस पॉल, एक और एक्टिविस्ट है, वो इसी मूवमेंट को लेकर गई अमेरिका में, अमेरिकन स्टेट में, यूएस में वो इसको लेकर गई। और 1903 में, जहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने वहाँ पे इसको वुमेन लॉबिंग में और वुमेन गैदरिंग में सबसे पहले इसको प्रीच किया। और उसके बाद उनका जो पहला स्टेप था वो ये था कि उस अपनी स्ट्रगल को वो पोलाइटली अप्रोच करें। उसके बाद उन्होंने एक एक्सट्रीम लेवल पर अपनी इस जो उनकी एक मूवमेंट थी उसको स्टार्ट किया, जिसमें बायकॉट्स और बॉम्बिंग्स, डिफरेंट चीज़ें, जिसमें एक हम कह सकते हैं कि एक वॉलेशन वाली उनकी ये एक मूवमेंट बन गई। और फाइनली उनके इन टैक्टिक्स ने क्या किया कि उन्होंने नेशन को इग्नाइट किया उनके इन टैक्टिक्स ने। और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसने 1918 में पहली बार विमेन को वोट कास्ट करने की परमिशन दे दी। फाइनली जो इतने सालों से एक स्ट्रगल चल रही थी, जो मूवमेंट्स चल रही थी फेमिनिज़म की, उनका रिज़ल्ट ये हुआ कि 1918 में ब्रिटिश पार्लियामेंट और 1920 में अमेरिकन पार्लियामेंट ने 19th अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को मेंशन किया कि वुमेन को आज से वोट कास्ट करने का राइट दिया जाएगा।